Hello everyone. Myself Shanwaz Ahmed Mir, working as an assistant professor in diploma department. So today we will discuss our new topic that name is chain, tape, and their is use. So basically we will discuss first of all we will discuss about the learning objective of this topic and outcomes. Learning objectives are to understand the measurement technique and equipment used in land survey, have ability to use technique, skill, and modern engineering tools. These are the learning objective of this particular topic. And the outcomes are appreciate the need for accurate and thorough note taking in the field as legal record, gain the ability to measure difference in elevation. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये लर्न कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी लैंड सर्वे के दौरान क्या क्या हम मेज़रमेंट कैसे कैसे मेज़रमेंट करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द लैंड सर्वे। और वो भी ये उसका यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल्स का, जो भी अपने मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स एंड फील्ड वर्क। और आउटकम ये है कि वो उसके अच्छे तरीके से रीडिंग ले सकें, एक्यूरेट नोट ले सकें जो कि एक लीगल रिकॉर्ड होगा, और वो ये भी समझ सकेंगे कि किसी भी प्लान का, किसी भी लैंड का वो एलिवेशन कैसे निकालेंगे और एलिवेशन निकालने के बाद उसमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे आउटकम हैं। What is chain survey? Chain survey is the easiest type of survey in which area to be surveyed is divided into a number of triangle. Second point, because all the geometrical figures only whose shape and size are determined when the length of the sides are known. The perpendicular distance called offset of various objects in the field from the line are measured and recorded in a book called field book. From this record in the field book, the whole area can be plotted on a drawing sheet to a reduced scale. तो सबसे पहले चेन सर्वे वो एक सर्वे होता है जो सबसे एक आसान तरीका है सर्वे का, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी लैंड को या उसका सर्वे कर सकते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एक डिफरेंट ट्रायंगल्स में। उनको मतलब अलग अलग ट्रायंगल में डिफाइन करके या डिवाइड करके उनको हम ये बता सकते हैं उनका एरिया कितना है और उनकी जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। फिर दूसरे उसमें हम ये भी मेज़र कर सकते हैं कि वो किस शेप का है और उसका साइज़ कितना है, ठीक है, और उनकी लेंथ कितनी है, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, हम नंबर ऑफ ऑफसेट कितने ले रहे हैं। वो सब रिकॉर्ड होने के बाद हम इसको अपने फील्ड बुक में नोट करते हैं और फिर उस रिकॉर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फर्दर प्लॉटिंग और प्लानिंग करते हैं किसी भी शीट के ऊपर। फिर उसको हम अपने एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। These are the chain survey instrument which is used in chaining process. First point is chain, tape, arrow, ranging rod, offset और optical scale. अब जो हम कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हम अपनी चेनिंग में यूज़ करते हैं, तो उसमें चेन का क्या रोल रहता है। चेन से हम ये करते हैं कि जो भी लेंथ है उसको मेज़रमेंट करते हैं। टेप चेन थोड़ा काफ़ी वेटेज होती है एज़ कम्पेयर टू टेप। एरो से हम मार्किंग करते हैं और रेंजिंग रॉड को हम अपने एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। और ऑफसेट स्टाफ को भी हम अपने अगर हमारे पास रेंजिंग रॉड अवेलेबल ना हो या हमें ज़्यादा बड़ी लैंड का सर्वे करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑफसेट स्टाफ का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्टाफ होता है वो स्टाफ लेवलिंग के काम भी आता है। जब हम लेवलिंग वगैरह करते हैं किसी भी रोड की, हाईवे की या फिर किसी भी रेलवे ट्रैक की, तो उसके दौरान भी हम अपना लेवलिंग स्टाफ को यूज़ कर सकते हैं। So the different types of chain in chain surveys are, first of all तीन टाइप्स की चेन्स यूज़ होते हैं। मेट्रिक चेन हो गया, नॉन मेट्रिक चेन हो गया, उसमें इंजीनियरिंग चेन हो गया और गंटर चेन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा स्टील की चेन को हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ स्टील वायर विद लिंक कनेक्टेड बाय स्टील रिंग। इट हैज़ अ ब्रास हैंडल एट बोथ एंड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेन which are used in survey, that are engineering chain, gunter chain. These chains are commonly used in our country. The engineering chain is 100 feet long and gunter chain is 66 feet long. The engineering chain consists of 100 links, each 1 foot, and every 10 links tally is attached to facilitate the reading. The gunter chain is also divided into 100 links and each link is equal to 7.922 inches.
सबसे पहले जो स्टील की चेन होती है उसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो स्टील की चेन है वो स्टील से बनी होती है, स्टील वायर से बनी होती है, उसके दोनों एंड्स पे हैंडल लगा होता है। उसके बाद फिर जो इंजीनियरिंग चेन और गंटर चेन होता है वो हम अपने कॉमनली यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो स्टील की चेन यूज़ करते थे, बिकॉज उसके जो यूनिट होते हैं वो मेट्रिक में होते हैं। और इंजीनियरिंग चेन की जो लेंथ होती है वो 100 फीट होती है, गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है। और इंजीनियरिंग चेन में 100 लिंक्स होते हैं, और हर एक लिंक के एंड पे टैली को अटैच किया गया है। टैली एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से हम अपनी रीडिंग्स को पढ़ सकें, हमें उसे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा यहाँ से लेके हमने किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं उसको वहाँ पे एक टैली लगा हुआ है। और जो घंटर चेन है, घंटर चेन को भी 100 लिंक्स में डिवाइड किया गया है, और उसका हर एक लिंक्स जो है वो 7.29 इंचज़ का होता है। मैट्रिक चेन जो होती है वो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट होते हैं वो मीट्रिक में होते हैं, तभी तो उसको हम मैट्रिक चेन बोले जाते हैं। और ये जो हमारे लेंथ में अवेलेबल होती है ये 5 मीटर की भी होती है, 10 मीटर की भी और 15 मीटर की भी होती है। और अगर इससे ज़्यादा देखा जाए तो मैट्रिक चेन को हम 20 मीटर में भी और 30 मीटर में भी हम अवेलेबल होती है। और मैट्रिक चेन का जो बेसिक यूज़ है वो हम क्या करते हैं कि टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। This is the photo of a matrix chain shows in the PPT। देख इसमें ये मैट्रिक चेन जो है इसमें लास्ट के इसके एंड पे हैंडल लगा है, बीच में नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, टैली भी लगी है। हर एक पॉइंट पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक टैली है, और 10 मीटर के बाद दूसरी टैली होगी, और 15 मीटर की हर 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने टैली प्रोवाइड की हुई है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी चेन की लेंथ 5 मीटर है तो उस पर एक सिंगल टैली होगी, अगर उस 10 मीटर होंगे तो उस पर हमारी डबल टैली होगी, और अगर हमारी चेन की लेंथ 15 है तो ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि शो करती है मैट्रिक चेन को। दिस इज़ द फोटो ऑफ इंजीनियरिंग चेन विच कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स, एंड it is also provided with both hand at handle, and there is also tails at each and every distance, but the unit of engineering chain is feet. It is provided in 20 meter, 30 meter and 50 meter. This is the another instrument which is used in chaining. This instrument is also is called as arrows. It is used the marking the station। ये वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ जो कि हम इसको यूज़ करते हैं अपने स्टेशन को मार्क्स करने के लिए। जैसे कोई भी हम 5 मीटर का डिस्टेंस अगर हम मेज़र करते हैं तो हम वहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। ऐसे ही फिर अगर 10 मीटर 15 मीटर जितने जितने हम डिस्टेंस पे हम इसको लगाना चाहते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो हम वहाँ पे एरो को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसे ये हमें पता चल सके कि हमने जो डिस्टेंस को मेज़र किया है वो उस हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एरो को प्रोवाइड करते हैं, और उसे हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। The main advantages and disadvantages of chain survey are: this type of survey work is suited for a small plain ground. It requires simple instrument. Third point is plotting of map is very simple and easy, but this type of survey is not suitable for undulation land where chaining operation is tedious and subject to the error. This method is not generally recommended for a crowded city with a large number of buildings and obstacles, because of it can be divided into well-conditioned triangle. In case of route survey, the survey work of the road, irrigation canal, railway and water, sewer line, tunnel, etc. This method is not recommended for that. तो जो मेन एडवांटेजेस है वो इसका ये है कि इसको हम छोटे स्मॉल एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसके द्वारा मेज़र किया हुआ जो हमने एरिया है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। बट ये इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये थोड़ी वेट में काफ़ी ज़्यादा इसका वेट होता है, और इसमें क्या होता है कि ये बड़े काम के लिए ये नहीं हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड या इरिगेशन कैनाल वाटर के लिए हम इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। और इसका दूसरा ये है कि ये क्राउडेड सिटी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ बिल्डिंग हो या ऑब्स्टेकल हो, वहाँ पे ये इसका ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस पॉइंट हुआ।
नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है कि सोर्सेज ऑफ एरर के कौन कौन से एरर्स के सोर्स है। अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो उनके दौरान हमें एरर जो फेस करने पड़ेंगे तो वो कौन कौन से प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर इन मेज़रमेंट्स की। नो मेज़रमेंट इज़ एग्जैक्ट, कोई भी मेज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं होती है जब तक उसमें एरर ना हो, एरर को दूर ना किया जाए। एवरी मेज़रमेंट कॉन्टेन एरर, द ट्रू वैल्यू ऑफ मेज़रमेंट इज़ नेवर नोन, द एग्जैक्ट एरर प्रेजेंट इज़ ऑलवेज अननोन। इसमें ये 4 पॉइंट जो हैं ये कहते हैं कि हम जो भी मेज़रमेंट करते हैं उसमें एरर होते हैं और जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करें तो वो एक एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं होगी। तो अब इसमें कुछ एरर ऐसे हैं जो कि हमारी खुद गलतियों की वजह से हैं, पूर जजमेंट की वजह से हैं और इनकम्पिटेंस की वजह से हैं, मिस्टेक्स जो हैं। तो सोर्सेज ऑफ एरर में सबसे पहला जो है वो है नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर वो एरर होता है जो कि नेचुरल कॉज से हो, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, आपकी विंड हो गया, तेज़ हवा हो गई, या टेम्परेचर के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण जो भी एरर होंगे वो नेचुरल एरर में आएंगे। फिर उसके बाद टेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एक्सपेंड हो जाती है टेम्परेचर के कारण, वो भी किस में आ जाता है, नेचुरल में। फिर उसमें ये भी आता है कि कुछ ज़्यादातर रीडिंग ना पढ़ पाना हीट के कारण, तो वो सब किस में आता है, अपना नेचुरल एरर में। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होता है कि जो हम हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ किसी प्रकार की कुछ एरर हो तो उसके कारण हम रीडिंग लें तो उसमें कुछ एरर आए तो उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे कि उसका जो स्केल हो वो ठीक ढंग से ना हो, या हमने रीडिंग को अच्छे से पढ़ ना पाए, तो वो सब किस में आता है, अच्छे से हम उसको एडजस्टमेंट ना कर पाए, वो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर हमारा मतलब कि कोई भी ऐसा एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट के बीच में पाया जाए उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। एंड द लास्ट एरर इज़ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो हमारी खुद की गलतियों जैसे है, हम अच्छे साइटिंग ना कर पाए, हमारी कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, हमने रीडिंग अच्छे से ली बट हम उसको नोट अच्छे से नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, हमारा जजमेंट अच्छा ना हो, तो जो हमारी खुद की गलतियों के कारण जो भी एरर आएंगे हम उनको पर्सनल एरर कहेंगे। और ये 3 टाइप्स के एरर हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा, और नेचुरल एरर जो नेचुरल होगा, तेज़ विंड हो गया, हवा, टेम्परेचर हो गया या रेन हो गया, वो सब किस में आता है, नेचुरल में। और पर्सनल एरर वो एरर होता है कि जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से एरर आए, उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर विच आर फाउंड इन चेन सर्वे। Hello everyone, myself Shanwaz Mir, Faculty of Diploma Department, Suresh Gyan Vihar University. In our today's lecture, we will discuss our new topic, that name is leveling. What is leveling? What are the different methods of leveling? Where leveling is used? How we will adopt this method in survey. In this lecture, we will also discuss about the different leveling instruments which are used for leveling. So first of all, what is leveling? Leveling is the process by which differences in height between two or more points can be determined. Leveling is a branch of surveying, the object of which is to find or establish the elevation of given point with respect to the given or assumed reference point. Common leveling instruments include the spirit level, the dumpy level, the digital level and the laser level. So first of all, इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है सर्वे में किसी भी 2 पॉइंट्स के डिफरेंस एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर लेवलिंग एक ऐसी ब्रांच है कि जिससे हम एलिवेशन पता कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट का और उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके एज्यूम कर सकते हैं। और जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग के लिए उसमें ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल हो गया और डिजिटल लेवल होता है जो कि हम लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब लेवलिंग का यूज़ कहाँ होता है?
बेसिकली जब हम कोई भी हाईवे वगैरह रोड बनाते हैं या फिर कोई ट्रैक बनाते हैं रेलवे का, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी हम इसको अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी यूज़ करते हैं, बट इसका अगर मेन यूज़ होता है वो हाईवेज़ और रेलवेज़ में होता है। हाईवे में हम इसलिए लेवलिंग का यूज़ करते हैं ताकि एक पैरेलल सरफेस हो जाए, स्मूथ ड्राइविंग हो जाए, हमें कोई भी किसी प्रकार की इसमें दिक्कत ना हो, हमारी गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस से हमारे व्हीकल चल सकें। और रेलवे ट्रैक का इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि एक्सीडेंट से बचे, क्योंकि ट्रेन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उस सरफेस को एक प्रॉपर लेवलिंग देना। तो इसका यूज़ मेनली जो हम करते हैं वो हाईवेज़ और रेलवेज़ में किया जाता है। देखा जाए तो इसका, जैसे मैंने बताया कि मेन यूज़ इसका हाईवे और रेलवे में किया जाता है, बट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैनाल्स में भी हम यूज़ किया जाता है करते हैं ताकि पानी का जो फ्लो हो वो आराम से ट्रैवल कर सके। और वाटर सप्लाई सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। जब तक वहाँ पे लेवलिंग नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा, पानी की सप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लेवलिंग है, सर्वे लेवलिंग है, इसका हम यूज़ टू डिज़ाइन द हाईवे। इट इज़ आल्सो यूज इन रेलवे ट्रैक्स, इट इज़ यूज्ड इन कैनाल्स, वाटर सप्लाई सिस्टम and other some major construction projects. Then the basic terms of leveling जो आपकी डायग्राम में शो किया गया है, ये कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ड्यूरिंग द सरफेस ऑफ लेवल। इसमें जो इंक्लूड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल एंगल है, लेवल लाइन है, लेवल सरफेस है, एलिवेशन है, डिफरेंस एलिवेशन है। ये सब ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम लेवल में यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो इन टर्म्स का यूज़ कर, लेवलिंग करने से पहले हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, तभी हम दो पॉइंट्स के बीच का एक डिफरेंस जो एलिवेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा। तो अभी जो हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग के लिए, उसको हम ऑटो लेवल बोलते हैं, जो कि इस स्लाइड में शो किया गया है। ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट नेम इज़ ऑटो लेवल। इसके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे लेवलिंग स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू है, ऑब्जेक्टिव लेंस है जहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस है, इसमें हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, साइट का है जहाँ से हमें फोकसिंग करनी पड़ती है, सर्कुल लेवल बबल ट्यूब है, इसमें एक बबल ट्यूब होती है जो जिससे हम क्या करते हैं कि उसको सेंटर में लाते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट अब लेवल हो चुका है। देन उसके बाद आई पीस फोकस है जहाँ से हम उनको देखते हैं, और फिर स्क्रूज़ हैं। स्क्रूज़ वो हैं जिनको से हम क्या कर सकते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं जब हम इसका सेटअप करता है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सर्वे लेवलिंग का जिससे हम क्या करते हैं कि लेवलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। कुछ इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं, सबसे पहले ट्राईपोड पे, फिर उसकी सेंटरिंग करते हैं और उसके बाद पूरे इंस्ट्रूमेंट की हम लेवलिंग करते हैं। जब हमारा सेटअप पूरा रेडी हो जाता है तो फिर हम इस टाइप से फील्ड में उसकी रीडिंग और रिकॉर्डिंग लेते हैं, जो कि आपकी डायग्राम में शो किया गया है। दिस इज़ टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। These are the various instrument which is used for leveling process. Like the instrument which are used in leveling are level हो गया हमारा, जिसको हम leveling staff भी होता है, auto level होता है, dumpy level होता है, and then cushing level और tilting level। ये सब levels की type हैं जिनसे हम क्या करते हैं, leveling करते हैं। ये डायग्राम में कशिंग लेवल की फ़ोटो दिखाई हुई है, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पहले क्या करते थे, लेवलिंग करते थे। देन उसके बाद टिल्टिंग लेवल से हम लेवलिंग करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टिल्टिंग लेवल विच इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग। देन उसके बाद
डम्पी लेवल. डम्पी लेवल इज़ आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग प्रोसेस. इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं इसके, जैसे हमने ऑटो लेवल में देखे. आई पीस है, इसमें भी फुट प्लेट है, लेवलिंग बबल है, लेवलिंग स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इमेज फोकसिंग वाला है, साइटिंग वाला है और लेवलिंग पेंडुलम वाला है. ये सब लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम इनको यूज़ करते हैं लेवलिंग प्रोसेस के लिए, चाहे वो हाईवेज़ में हो या रेलवेज़ में हो. देन उसके बाद है आपका एडवांटेजेस बाय द यूज़ ऑफ लेवल. अगर हम लेवल का यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे. तो जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनसे हमें फ़ायदे ही होंगे. जैसे हाई स्पीड मिलेगी, हाई एक्यूरेसी मिलेगी हमें उससे, और जो हम सर्वे करेंगे, जो हम लेवलिंग करेंगे, उसमें ऑपरेशनल कंफर्ट होगा, आराम से करेंगे. और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्रीडम हो जाएंगे हम. और इनका जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन है वो एकदम हाई है, एकदम एडवांस है. तो ये सब फ़ायदे हैं हमें कि हम उनसे आराम, अच्छी स्पीड से हम लेवलिंग कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी होगी, उसमें कंफर्ट होगा, उनका जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन वो अच्छा होगा, और साथ में उनका जो फ्रीडम, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होंगे वो उनसे एकदम सेफ़ होंगे. देन उसके बाद आता है बेंचमार्क. बेंचमार्क होता क्या है, कितने प्रकार का होता है. बेंचमार्क एक ऐसी टर्म है जो कि हम सर्वे में यूज़ करते हैं. बेंचमार्क को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. मान लो कि हमने कहीं से काम शुरू किया, वहाँ पे हमने कोई अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, कोई पत्थर रख लिया, कोई पेड़ को अपने को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या कोई टेम्परेरी सी चीज़ रख ली जो कि हम सुबह काम करें और शाम को ख़त्म करके उसको वापस ले लें, तो उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं. अब इसमें 3 टाइप हैं: परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्री बेंचमार्क. परमानेंट बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जैसे आपने रोड के साइड्स पे देखा होगा लिखा हुआ, किलोमीटर्स वहाँ पे लिखे होते हैं, वहाँ पे गाड़ी की स्पीड को मेंशन किया होता है, वो सब परमानेंट बेंचमार्क में होते हैं जो हमेशा ओवरलास्टिंग रहें. और टेम्परेरी बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जब हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हमने सुबह काम शुरू कर दिया तो वहाँ पे हमने कोई अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम उसको साथ में उठा के ले गए या उसको कहीं रख दिया, तो वो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है. आर्बिट्री बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जो एक छोटे वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जब भी कोई भी मेज़न हमारा घर बनाता है तो उसमें वो क्या रखता है कि 2 रस्सियों को लेके किसी भी 2 पॉइंट पे फिक्स करके उनको रखता है. जो बेसिकली आर्बिट्री बेंचमार्क वो है कि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो कि एकदम शॉर्ट वर्क के लिए यूज़ हो. तो ये बेंचमार्क की टाइप्स थी और बेंचमार्क. देन नेक्स्ट उसके बाद है टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल, सेटिंग अप द लेवल, लेवलिंग अप, फोकसिंग. सेटिंग अप द लेवल में ये है कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, वो पूरा प्रोसेस सेटिंग अप टू द लेवल तक आएगा. लेवलिंग एक ऐसी टर्म है कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लिया, वो एकदम पैरेलल है, उनका जो डिस्टेंस है वो 3 इक्वल है. और फोकसिंग उसके बाद ये है कि हमने उसको, अब वो रीडिंग लेने के लिए रेडी हो गया. दिस ऑपरेशन इंक्लूड सेटिंग अप द लेवल on the tripod and leveling it approximately by legs adjustment. Bring bubble tube in center. Leveling of the instrument approximately by the legs of tripod and accurately by the foot screw. So it's mean अगर हमें सेंटरिंग करनी है या लेवलिंग करनी है तो हमें अपने बबल ट्यूब को सेंटरिंग में करना पड़ेगा. देन उसके बाद जो ट्राइपॉड है उसके फुट स्क्रू को हमें टाइट करना पड़ेगा एक्यूरेटली से, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरा लेवलिंग अप हो जाएगा. फोकसिंग एक ऐसी टर्म है कि जिससे हम क्या करते हैं कि फोकस करते हैं, रीडिंग लेते हुए हम इमेज को कैप्चरिंग करते हैं ताकि हमारी जो उसमें विजन हो वो एकदम डिस्टेंस हो, एकदम क्लियर विजिबल हमें हो, एकदम अच्छे से हमें रिकॉर्डिंग आए. तो उससे उस प्रोसेस को हम फोकसिंग बोलते हैं.
फर्स्ट फोकस ऑन स्टाफ एंड देन कैप्चर द रीडिंग, मीन्स कि हमें फोकस करना है स्टाफ पे जिस पे रीडिंग लिखी होती है, और उसके बाद हमें क्या करना है, टेलीस्कोप और आई पीस की हेल्प से हमें रीडिंग्स को कैप्चर करना है। देन फोकस द आई पीस फॉर डिस्टेंस विजन, ताकि हमारा जो हमने देखा वो एकदम प्योरली साफ था, रीडिंग रिकॉर्डिंग जो भी थी वो एकदम एक्यूरेट थी। देन नेक्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होती है कि जिसमें हम रीडिंग्स लेने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी है, अब हमें रीडिंग लेनी है और उस पर फिर अपनी फील्ड बुक पर रिकॉर्ड करनी है। तो इसमें 3 प्रकार की रीडिंग ली जाती है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड और लाइन ऑफ कोलिमेशन। बैक साइड वो रीडिंग होती है कि जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड वाली जो पोजीशन होगी तो वो वाली जो हम रीडिंग कैप्चर करेंगे उसको हम बैक साइड बोलते हैं। देन फोर साइड सामने वाली रीडिंग, फ्रंट रीडिंग को हम फोर साइड बोलते हैं। और इंटरमीडिएट साइड एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे हमें अपना लेवलिंग स्टाफ देखना बंद हो जाता है कुछ डिस्टेंस मीटर की दूरी पे, तो हम क्या करते हैं उसके बाद अपने सेटअप को वहाँ से शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो उसके बाद जो वाली हम रीडिंग आती है उसको हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। देन उसके बाद लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन वो होता है कि जहाँ पे 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हो उसको हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एरर इन लेवलिंग। ये हम पढ़ते आए हैं कि लेवलिंग में क्या एरर हैं, थेडोलाइट में क्या है, कंपास में क्या है। तो इसमें भी 3 प्रकार के एरर हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं कि जो कोई भी डिफेक्ट हमारे अगर इंस्ट्रूमेंट में हो और उसकी वजह से हमारी रीडिंग्स में जो एरर आएंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होंगे। फिर उसके बाद नेचुरल एरर। नेचुरल एरर आपके वो एरर होते हैं कि जो नेचर की तरफ से हों, तेज़ धूप के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से रीडिंग न ले पाए, लेंस पे फ़र्क पड़ गया, या बारिश के कारण अच्छे से हमारा सेटअप हिल गया, तो वो सब जो भी कुदरती दुर्घटना होंगी वो नेचुरल एरर में होगी। और पर्सनल एरर जो तो आपकी खुद की गलतियाँ होंगी उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने रीडिंग्स ले ली, अच्छे से कैप्चर कर ली, बट हमने जो अपनी फील्ड बुक पे उन रीडिंग को लिखा नहीं ठीक से, कुछ कन्फ्यूजन हुआ, कुछ गलती हुई हमसे, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो ये जो एरर हैं ये लेवलिंग में पाए जाते हैं या फिर थेडोलाइट में भी पाए जाते हैं, उसके बाद कंपास सर्वे में भी पाए जाते हैं। ये हमारी खुद की गलतियाँ हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर कुछ नेचर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर आए तो उनको हम नेचुरल एरर बोलते हैं। देन उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टाफ मैन। स्टाफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेवलिंग में यूज़ किया जाता है, इस पर रीडिंग लिखा जाता है, फिर हम ऑटो लेवल से इसको हम कैप्चर करते हैं। यह हार्डली 4 से 5 मीटर की लंबी लेंथ में होता है, ये स्टील और तिम्बर का बना होता है, और इस पर रीडिंग्स मीटर्स में लिखी होती हैं और सेंटीमीटर में लिखी होती हैं, जो कि फिर हम उनको कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल थ्रू आई पीस एंड टेलीस्कोप। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है कि ड्यूरिंग जब हम लेवलिंग कर रहे हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं स्टाफ मैन को स्टाफ पकड़ने के लिए। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल होल्डिंग ए लेवलिंग स्टाफ। फर्स्ट पॉइंट कहता है द स्टाफ शुड हेल्ड वर्टिकली एंड अप राइट, देन ground for the staff should be stable. Then third point, the staff man should not wear flat shoes in the survey of hilly area. Care should be taken during leveling. Staff should be quite clean and there should be no mud sticking. So it's mean पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो स्टाफ पकड़ने वाला होगा वो स्टाफ को एकदम वर्टिकल डायरेक्शन और अपराइट पकड़ के रखेगा, एकदम सीधा रखेगा। देन जो उसके बाद ग्राउंड होगा उस पर स्टेबल होना चाहिए हमारा स्टाफ,
और स्टाफ मैन के लिए ये भी इंस्ट्रक्शन है कि हिली एरिया में वो फ्लैट शूज़ नहीं पहनेगा क्योंकि गिरने का ख़तरा रहता है। तो फिर हमारे अगर स्टाफ मैन गिरेगा तो उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएंगे, तो हमारा लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग लेवलिंग। जब भी हम लेवलिंग कर रहे हों तो केयर करनी है हमें अपने इंस्ट्रूमेंट की। देन स्टाफ शुड बी क्वाइट क्लीन। जो हमारा स्टाफ है वो क्वाइट और क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए, उस पर डस्ट नहीं होनी चाहिए और उस पर कोई मिट्टी विट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, ताकि जिससे हमारे रीडिंग्स लेने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेवलिंग स्टाफ विच इज़ यूज्ड इन लेवलिंग फॉर टेकिंग द रीडिंग्स इन with the help of auto level through आई पीस एंड टेलीस्कोप। ये एक लेवलिंग स्टाफ है जिसमें ये रीडिंग्स बताई दिए गए हैं। इस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं, किसकी हेल्प से? ऑटो लेवल की हेल्प से, जिसको हम आई पीस और टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप कैप्चर करता है और आई पीस से हम उस रीडिंग को देखते हैं जो आपकी पीपीटी में शो हो रही है। अब रीडिंग कैसे देखनी है? अगर 7 देखो, रीडिंग लेने का तरीका बता रहा है। बॉटम ऑफ लाइन्स आर ऑड 100। अगर देखो 7.1234 है तो मान लो अगर हमारी रीडिंग 7 के ऊपर जो 2 लाइन हैं वहाँ पे आती है तो हमारी वो वाली रीडिंग 7.1 हो जाएगी, या 7 अगर नेक्स्ट आएगा तो 7.21। देन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जिस इस पॉइंट पे रीडिंग हमारी आएगी। 7 और 1 के बीच आएगी तो 7.1 होगा, 7 और 2 के बीच में आएगी तो 7.2527। इस प्रकार से हम लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग लेते हैं। देन नेक्स्ट है लेवल बुक एंड रिडक्शन ऑफ लेवल। द लेवलिंग फील्ड नोट्स आर entered in a notebook called a level book. The page of level book are printed in tabular form so as to facilitate bookings of reading and reductions. There are two methods of working out the reduced level of points from staff reading and reduction of level. So there are two methods, height of instrument method and rise and fall and method. तो जो रिडक्शंस ऑफ लेवल हैं या लेवल बुक है, लेवल बुक क्या होता है कि एक नोटबुक होती है जिसमें क्या होते हैं, जो पेज प्रिंट किए जाते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, जो भी हम रीडिंग लिखते हैं तो वो उस पर नोट की जाती है। अब रिडक्शन ऑफ लेवल्स में 2 मेथड आते हैं। आपका एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जिसका दूसरा नाम कोलिमेशन मेथड है, और देन उसके बाद राइज एंड फॉल मेथड है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कोलिमेशन मेथड, इट कंसिस्ट इन फाइंड एलिवेशन ऑफ प्लेन collimation. For example, height of instrument for every setting of the instrument and the obtained reduced level of the points with the reference to the respective plane of collimation. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो वाला मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट्स की एलिवेशन निकालते हैं। इस मेथड में बेसिकली हम हाइट निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट की, कुछ फार्मूलेज होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं ताकि 2 पॉइंट के बीच का जो भी हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या लाइन ऑफ कोलिमेशन हो, उसका जो हमें एलिवेशन पता करना हो तो वो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मेथड की हेल्प से लेते हैं। देन उसके बाद है आपका राइज एंड फॉल मेथड। इन दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट्स आफ्टर फर्स्ट विद दैट immediately preceding if each point found add rising or subtracting fall from RL। तो राइज एंड फॉल वो वाला मेथड है जो कि हम सर्वे लेवलिंग में यूज़ करते हैं। इन केस अगर हमारी रीडिंग प्लस में जा रही है तो वो राइज वाले कॉलम में आ जाएगी। अगर हमारी रीडिंग नेगेटिव आ रही है, माइनस में जा रही है, तो वो रीडिंग हमारी फॉल में आएगी। अब वो कैलकुलेशन कैसे होती है? वो फील्ड बुक में जब हम रीडिंग लेते हैं तो उस पर जो रिकॉर्डिंग लिखी होती है उनको आपस में
प्लस माइनस करके RL निकाल के फिर इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी रीडिंग हमारी राइज में जा रही है और कौन सी रीडिंग हमारी फॉल में जा रही है, जो कि हम फिर ड्रा करते हैं उस अपनी फील्ड बुक में। जैसे ये एक एग्जांपल है राइज एंड फॉल मेथड की। इस टाइप से हम राइज एंड फॉल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि बैक साइड होती है, इंटरमीडिएट साइड होती है, फोर्थ साइड होती है, राइज एंड फॉल होता है, ऑरल होता है जो कि उस जगह का फिक्स्ड होता है या फिर हम एज्यूम करते हैं, देन उसके बाद हमें रिमार्क देना होता है। तो इसका राइज एंड फॉल निकालने का जो अर्थमेटिकल चेक वाला फार्मूला है वो है सम ऑफ BS, मतलब कि टोटल सम किसका, बैक साइड का, उसमें से हमें माइनस करना है क्या, फोर साइड का। देन उसके बाद वो बराबर हो जाएगा जो भी हमारा राइज होगा। अगर राइज आ रहा है तो वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, अगर फॉल जा रहा है तो वो माइनस में जाएगा। तो सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL, मीन जो आपका RL दिखाई दे रहा है, लास्ट RL में से हमें फर्स्ट RL फाइंड करना है। तो ये जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे इन तीनों स्टेप्स की रीडिंग इक्वल आएंगी। अगर हमारी तीनों रीडिंग इक्वल आती हैं तो इट्स मीन हमारा मेथड जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है। अगर अब गलत आ रही हैं, बराबर नहीं आ रही हैं, तो हमें फिर वो दोबारा से उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक अर्थमेटिकल चेक करने का फार्मूला है जो कि राइज एंड फॉल वाले मेथड में यूज़ होता है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो टोटल स्टेशन है। ये एक ऐसा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है सर्वे का जो कि ये सारे काम करता है। थेडोलाइट का भी यही काम करता है, कंपास का भी यही करता है, और इसमें हम लेवलिंग भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में, टोटल स्टेशन के बारे में क्या होता है। अ टोटल स्टेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्ट एन EDM combined into one instrument. Add in a microprocessor, laser, plummet and other options and you have the instrument of choice for ground-based survey. Some may require a prism but other are reflectors. तो ये एक कम्बिनेशन है। ये एक सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्ट मशीन है और इसमें कम्बिनेशन है EDM का जो कि होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मशीन। इससे हम क्या करते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं। इसे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसे हम एंगल ले सकते हैं। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम इनको इन सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ सर्वेइंग इक्विपमेंट। ये कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और it is also integrated with microprocessor, electronic data control and storage system. So it's mean इसमें ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये चार्ज होती है, इसमें बैटरी होती है और इसमें कीबोर्ड्स लगे होते हैं, इसमें डाटा स्टोरेज होता है। सब डाटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो इसमें स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड to measure horizontal and vertical angle as well as sloping distance and leveling of object to the instrument. So इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसकी कुछ कैपेसिटी भी है, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ टोटल स्टेशन जो है, इसमें एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेज़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें बहुत सारे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। फिर या फिर हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना हो तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। दिस इज़ द एडवांस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्वेइंग विच इज़ यूज फॉर लेवलिंग एंड फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल्स। और जो इसकी रेंज होती है वो वेरीज़ करती है 2.8 किलोमीटर से 4.8 किलोमीटर के बीच में। मतलब ये एक टाइम में 2 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस में रीडिंग
ले सकता है। देन उसके बाद इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। अगर ये इतना ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलो बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन के क्या क्या इसके एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले फील्ड वर्क इज़ कैरीड आउट वेरी फास्ट। जो भी हम फील्ड वर्क करते हैं इसमें, उसमें ये बहुत जल्दी से काम करता है। हर काम आसानी से हम जल्दी से हो जाता है, एकदम फास्ट प्रोसेसर है। तो बात करें इसकी एक्यूरेसी ऑफ मेज़रमेंट की, तो वो भी एकदम हाई है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ मेज़रमेंट इज़ हाई। देन एरर्स इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग आर एलिमिनेटेड। जो भी हम ड्यूरिंग मेज़रमेंट करते हुए इसमें जो एरर्स आते हैं, हम उनको आराम से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। देन कैलकुलेशन इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। जो भी फिर हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं टोटल स्टेशन में, चाहे वो डिस्टेंस की हो या वर्टिकल एंगल की हो या हॉरिजेंटल एंगल की हो या फिर कोई भी स्लोपिंग डिस्टेंस हो, वो उसकी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो एकदम फास्ट और एक्यूरेट होती है। देन जो भी हम इसमें रीडिंग्स और रिकॉर्डिंग करते हैं वो एकदम ऑटोमेटिक सेव होती है, और ये हर एक लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डाटा इसमें हम आराम से सेव भी कर सकते हैं और इसमें हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एकदम एक्यूरेट रीडिंग देती है बाकी के सर्वे इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। देन उसके बाद इसमें डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम भी है, और ये जो काम करता है एकदम फास्टर काम करता है और हमारे टाइम को बचाता है। ये सब इसके एडवांटेजेस थे। अब जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ कुछ एक दो पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस में बात करें तो इसकी जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो ये बहुत कॉस्टली होता है, बाकी के इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही ये कॉस्टली होता है। और इस पे काम करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिजिटल फॉर्म में है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा डाटाबेस है, पूरा स्टोरेज सिस्टम है। तो इसके लिए काम करने के लिए स्किल्ड होना चाहिए। सो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले पॉइंट क्या था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही कॉस्टलियर है बाकी के इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो ऑटो लेवल हो, थेडोलाइट हो या फिर कंपास सर्वे के कुछ इंस्ट्रूमेंट हो, उनसे ये बहुत ही कॉस्टली है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये था कि इसके काम करने के लिए हमें स्किल्ड होना चाहिए, पहले खुद से हमें आना चाहिए अच्छे से हमें इसको, तभी हम इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। डाटाबेस है, इसमें स्टोरेज सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है, डबल बैटरी सिस्टम है। So thank you. This is all about the leveling, survey leveling, method of surveying, what are the instruments used for survey leveling, what is total station. If you have any query related to this, you send me mail or text or call me. I will reply as soon as possible. So thank you so much.